चेरी फोस्टर ने उसकी ओर देखा और दुखी होकर बोली, तुम तो मेरी ही कक्षा में नहीं हो, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? एंडर स्पेंस के जवाब देने से पहले ही चेरी के बगल में बैठी राइन नोलन ने बीच में कहा, चेरी, जैमसन को यहीं बैठने दो। भौतिकी के शिक्षक कक्षा में काम देना पसंद करते हैं, और अगर उसे कुछ समझ नहीं आता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वह वहां बैठा रहा और काम नहीं कर पाया तो शिक्षक उसे कक्षा के बाद भी रुकने के लिए कह सकते हैं। एंडर स्पेंस ने सिर हिलाया और चेरी को एक सुखद मुस्कान दी। रेन सही कह रही है, मैं स्कूल में अच्छा नहीं हूँ, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। चेरी अभी भी थोड़ा सा भौहें चढ़ाए हुए थी, न तो मना कर रही थी और न ही सहमत थी। इसे सहमति मानते हुए एंडर स्पेंस ने रैन को कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। रेन ने भी मुस्कुराहट लौटाई, लेकिन अचानक एक क्षण के लिए अकड़ गई। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए एंडर स्पेंस ने पीछे मुड़कर देखा तो क्लो कॉलिंस दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसका चेहरा तुरंत खराब हो गया। चेरी ने भी उसे देखा और मुंह बनाते हुए कहा, कितना बदकिस्मत है, हमें उसके साथ क्लास में जाना पड़ता है। रेन ने अपने होंठ काटे और कहा, माफ करना चेरी, मेरा चचेरा भाई तुम्हारे घर गया था और परेशानी खड़ी कर दी थी। एंडर स्पेंस बोले, माफी क्यों मांग रहे हो? परेशानी पैदा करने वाले आप नहीं हो। ऐसा कहने के बाद उसने घृणा भरे भाव से क्लो कोलिंस की ओर देखा। क्लो कोलिंस अपने फोन की ओर देख रही थी, उसकी आंखों में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट दिख रही थी। अलेक्जेंडर का सहायक उसे बुला रहा था और साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उसने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन फोन आना जारी रहा। इस बार उसने निर्दयतापूर्वक उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। घंटी बजी और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल झड़ रहे थे, धारीदार शर्ट और काली पैंट पहने हुए, अंदर आया। कक्षा शुरू हो रही है, सब लोग चुप रहें। मानो उसके शब्द कोई जादू हो, क्लो कोलिंस को नींद आने लगी। यही मुख्य कारण था कि उसे कक्षाओं में जाना अच्छा लगता था, इससे उसे नींद आने में मदद मिलती थी। वह रात को ठीक से सो नहीं पाती थी, इसलिए वह अगले दिन कक्षा में आकर इसकी भरपाई कर लेती थी। क्लो ने अपना सिर एक हाथ पर टिका लिया, आंखें मूंद लीं और अपनी ऊर्जा एकत्रित की। कुछ समय बीतने के बाद किसी ने उसकी मेज पर थपथपाया और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी सहपाठी ने उसे संकेत दिया, क्लो, शिक्षक तुम्हें एक समस्या हल करने के लिए बुला रहे हैं। क्लो कोलिंस ने धीरे से अपना सिर उठाया और आलस से मंच पर खड़े शिक्षक की ओर देखा। वहां शिक्षक के बगल में रेन नोलन खड़ा था। रैन के हाथ में एक व्हाइट बोर्ड मार्कर था और उसके पीछे व्हाइट बोर्ड पर एक समस्या के लिए पूर्ण समाधान चरण लिखे थे, जबकि दूसरी समस्या को खाली छोड़ दिया गया था। सहपाठियों की धीमी फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंचीं। रेन इतनी अच्छी है कि इतनी कठिन समस्या भी हल कर लेती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ग्रेड में प्रथम स्थान पर है। लेकिन वह क्लो को दूसरी समस्या हल करने की सलाह क्यों देगी? किसी साधारण वर्ग का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। शिक्षक बोले, क्लो कोलिंस, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आओ और समस्या हल करो। उदासीन भाव के साथ क्लो मंच पर गई, एक मार्कर उठाया और कई सेकंड तक समस्या को घूरती रही। मुख्य कक्षा के सभी लोग हंस पड़े। ये सामान्य कक्षा के किसी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। यह एक प्रतिस्पर्धा स्तर की समस्या है, हम भी इसे हल नहीं कर सकते। क्लोई कोलिंस को देखो, उसके लिए तो समस्या को पढ़ना भी मुश्किल है। शायद वह अभी तक समस्या को समझ भी नहीं पाए है। तभी क्लो ने व्हाइट बोर्ड पर उत्तर लिखा। उसका चेहरा भावहीन था। हर कोई हैरान था। उनमें से अधिकांश लोग स्तब्ध रह गए और रेन की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। ये प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर था, यहाँ तक कि वह इसे हल नहीं कर सकी और केवल दूसरे चरण तक ही लिख सकी। हालांकि क्लो ने समस्या को देखने में केवल कुछ सेकंड का समय लिया और अंतिम उत्तर लिख दिया। उत्तर जटिल था, ऐसा नहीं था कि कोई भी इसे बेतरतीब ढंग से लिख सके। यद्यपि यह सही उत्तर नहीं था, लेकिन यह वह परिणाम नहीं था जिसकी रेन को आशा थी। रेन को क्लो कोलिंस का शैक्षणिक स्तर पता था, औसत दर्जे का और मुश्किल से पास होने लायक ग्रेड पाने वाला। इस स्तर पर वह अधिक से अधिक एक सरल सूत्र लिखने में सक्षम होगी। तो अब क्या हो रहा था? शिक्षक ने आश्चर्य को दबाते हुए पूछा, समाधान के चरण कहाँ हैं? क्लो कोलिंस ने व्हाइट बोर्ड मार्कर को वापस मंच पर फेंक दिया। इन्हें लिखने में बहुत आलस आ रहा है। पफट। बहुत से लोग हंसे, जिनमें से अधिकतर मुख्य वर्ग के थे। ये लिखने में आलस्य नहीं है, बल्कि यह है कि आप उन्हें लिख नहीं सकते, है ना? टीचर, आप उस पर बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। उसे थोड़ा सलीका तो दो। आखिरकार वो एक लड़की है। किसी ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। इतने जटिल उत्तर का अनुमान लगाना आसान नहीं है। शिक्षक, कृपया उसे जाने दें। आखिरकार हर कोई रेन नोलन नहीं होता, किसी और ने कहा। रैने ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। यही वह प्रभाव था जो वह चाहती थी, क्लो कोलिंस को ये बताने के लिए कि वास्तव में नंबर 1 कौन था। शिक्षक ने अचानक क्लो से पूछा, क्या तुमने यह उत्तर अनुमान लगाया?
क्लो कोलिंस ने धीमे स्वर में कहा, लगभग, मुझे लगता है। भौतिकी के शिक्षक के चेहरे पर एक सूक्ष्म भाव उभर आया, जिससे उन्होंने दोनों को फिलहाल बैठने की अनुमति दे दी, लेकिन घोषणा की कि क्लो कोलिंस कक्षा के बाद यहीं रहेंगी। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, उनकी नज़र में ये स्वाभाविक बात थी। ये भौतिकी शिक्षक लगभग हर कक्षा के बाद कुछ छात्रों के लिए ट्यूशन सत्र आयोजित करता था। स्वाभाविक रूप से, जिन छात्रों को रोका जाता था उनके परिणाम खराब होते थे। जो लोग इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें पीछे नहीं रखा गया, उन्हें श्रेष्ठता का एहसास हुआ। दोनों के बैठ जाने के बाद भौतिकी के शिक्षक ने मुड़कर पाठ्यपुस्तक का उपयोग करते हुए व्हाइट बोर्ड पर दूसरी समस्या के हल के चरण भर दिए। सभी छात्रों ने नकल करने के लिए सिर नीचे कर लिए। अंत में उन्होंने क्लो कोलिंस के उत्तर के ठीक सामने इक्वल्स लिख दिया। सभी लोग शून्य भाव से देखते रहे, नकल करना भूल गए। गुरुजी, क्या ये सही उत्तर है? किसी ने हाथ उठाकर पूछा। भौतिकी के शिक्षक ने सिर हिलाया, हाँ, क्लो कोलिंस का उत्तर सही है। समाधान के चरण यहाँ दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। यह एक प्रतियोगिता समस्या है, यह आमतौर पर परीक्षा में नहीं होगी, इसलिए नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्षण के लिए कक्षा में इतनी शांति छा गई कि हल्की हवा के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक किसी के पेन के गिरने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी। रेन नोलन का चेहरा कठोर हो गया क्योंकि वह अपनी कलम उठाना भूल गई थी। वह पलटी और अविश्वास से क्लो कोलिंस को देखने लगी। उसके होठों से एक उपहासपूर्ण हंसी निकल गई। उसने सही उत्तर लिखा। मुख्य कक्षा के सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर एक ही भाव था, अविश्वास। सभी ने उचित स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। साधारण कक्षा के विद्यार्थियों ने मुस्कुराते हुए अपनी विजय का प्रदर्शन किया। ड्रीमर्स कक्षा के छात्रों ने पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिखाई, वे अपने अपने काम में लगे रहे। क्लो कोलिंस, तुमने ये कैसे किया? ये तो कमाल है, मुख्य कक्षा में से कोई पूछे बिना नहीं रह सका। क्लो ने उन बड़ी बड़ी कांस्य घंटियों जैसी आंखों पर सहजता से नजर डाली और उनके भीतर की सतर्कता और शत्रुता को आसानी से भांप लिया। उसने इत्मीनान से कहा, मैंने इसे पहले एक ट्यूशन पुस्तक में देखा था। सब लोग, कुंजी वर्ग के सभी लोगों ने एक साथ राहत की सांस ली और फिर हंस पड़े। राइन नोलन ने कलम उठाई, एंडरस्पैंस की ओर सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी चचेरी बहन बहुत मेहनत करती है, अक्सर देर रात तक पढ़ाई करती है। वह मुझसे भी ज्यादा ट्यूटोरियल किताबें पढ़ती है। एंडरस्पैंस ने क्लो कोलिंस की ओर देखा, जिससे उनका चेहरा अवर्णनीय लग रहा था। बिना योग्यता वाले लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सब बेकार है, चेरी फोस्टर ने ठंडे स्वर में कहा। भौतिकी के शिक्षक ने कुछ नहीं कहा, बस क्लो कोलिंस को गहराई से देखा। लंबी कक्षा अंततः घंटी बजने पर समाप्त हुई। इस कक्षा के बाद कुल 5 लोगों को रोक लिया गया, सभी साधारण कक्षा के। ड्रीमर्स कक्षा के छात्रों को आमतौर पर रोककर नहीं रखा जाता, क्योंकि शिक्षक जानते थे कि उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उन्हें रोकना बेकार होगा। जब क्लो कोलिंस सोच रही थी कि कैसे बचकर निकला जाए, तभी अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हो गया। मैं स्कूल के गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अलेक्जेंडर फॉस्टर। यह आदमी सचमुच इस विचार को नहीं छोड़ता। क्लो कोलिंस ने सहजता से उत्तर दिया। समय नहीं है, शिक्षक मुझे कक्षा के बाद रोक रहे हैं। अब उसे हार मान लेनी चाहिए, है न? जैसी कि उम्मीद थी, अलेक्जेंडर फोस्टर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में भौतिकी के अध्यापक उसके पास आए और उसके पास बैठ गए। क्लो, अभी उद्धरण चिन्ह, गुरुजी, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, मुझे जाना होगा, उसने कहा। एक छात्र का प्राथमिक कार्य पढ़ाई करना होता है। आप आधे घंटे में जा सकते हैं। पहले मुझे बताइए कि आपने अभी प्रश्न कैसे हल किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इसे पहले भी देखा है। शिक्षक हंसे, बच्चे, अभी भी नाटक कर रहा है। ये समस्या कोई प्रतिस्पर्धा की समस्या नहीं है। यह एक नई समस्या है जो मैंने और कई शिक्षकों ने मिलकर बनाई है। बताओ, तुमने इसे कहाँ देखा है? क्लो कोलिंस को आश्चर्य नहीं हुआ, उसने बस कहा, शिक्षक, मेरे पास वास्तव में एक जरूरी काम है। भौतिकी के शिक्षक ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें कहना पड़ा, तो फिर अपने परिवार वालों को मुझसे बात करने दो। अगर वे तुम्हें जाने देंगे तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगा। जब वह बोल रहा था तो कक्षा के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने देखा कि एक सुंदर और आकर्षक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। अलेक्जेंडर फोस्टर पास आए और उनकी उदासीन निगाहें शिक्षिका के चेहरे पर पड़ी। मैं उनका परिवार का सदस्य हूं और मैं उन्हें लेने आया हूं। भौतिकी के अध्यापक कुछ सेकंड के लिए इस खूबसूरत दृश्य को देखकर दंग रह गए, फिर उन्होंने पूछा, क्या आप क्लोई कोलिंस के भाई हैं? एलेक्स की पलकें थोड़ी झुक गईं, उसकी नज़र क्लो कोलिंस के चेहरे पर पड़ी। अपना सामान उठाओ और बाहर आओ। उसने शिक्षक के प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। शिक्षक काफ़ी शर्मिंदा थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। स्कूल के बाद छात्रों को रोके रखना आमतौर पर अनुमति नहीं थी, और अब जब अभिभावक आ गए थे तो उन्हें रोके रखना और भी कठिन हो गया था।
हालांकि जाने से पहले उन्होंने एलेक्स से विशेष रूप से कहा, तुम्हारी बहन में क्षमता है। जब भी तुम्हारे पास समय हो, उसे प्रोत्साहित करना और उसे इसे गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करना। क्लो कोलिन्स अचानक खड़ी हो गई, उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई, एलेक्स की ओर देखा और बाहर चली गई। वह आदमी तुरंत उसके पीछे बाहर चला गया। अध्यापक, क्या उसे किसी तरह से जिज्ञासु होने का एहसास हुआ? सूरज अभी भी तेज था और क्लो कोलिन्स पेड़ों की छाया में धीरे धीरे चल रही थी। उसके चारों ओर लगातार उस आदमी की दूधिया पुदीने जैसी खुशबू आ रही थी। अपनी आंखें थोड़ी नीचे झुकाए उसने देखा कि एक लंबा आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके 1 मीटर पीछे आ रहा है। एक के बाद एक स्कूल के रास्ते से गुजरते हुए, लोग आते जाते हुए, वह अभी भी उसके पीछे था। दोनों की अद्भुत सुंदरता ने निस्संदेह कई लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। अंततः क्लो कोलिन्स रुकी और पीछे मुड़ी। दिग्बिल कैप के नीचे उसकी आंखें उसे नाराजगी के भाव से घूर रही थीं। आप क्या चाहते हैं? एक साथ भोजन करें, क्लो कोलिन्स ने हंसते हुए कहा। उसका छोटा सा चेहरा चमकीला और आकर्षक था। रुचि नहीं है, अनुपलब्ध नहीं, बल्कि उदासीन। ये संभवतः पहली बार था जब एलेक्स ने इनकार का ऐसा कारण सुना था, इसलिए उस सुंदर ठंडे चेहरे पर अंततः गंभीरता का भाव दिखाई दिया। उसका उस लड़की को देखना महज अपने से 6 साल छोटी बच्ची को देखना नहीं था। उसने उसकी गहन जांच की और परिणामस्वरूप उसका पूरा आभामंडल और अधिक मजबूत हो गया। 18-19 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक चिंता शायद धन की नहीं, बल्कि उनकी अपनी भावनाओं की होती है। इस समय उनकी दुनिया में पसंद और नापसंद का बोलबाला है। ये सोचते हुए एलेक्स ने अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को निगल लिया और अपना सुर बदल दिया। मुझे माइल्स वाइट से मिलवाओ और मैं तुम्हारा एक अनुरोध पूरा करूंगा। यद्यपि उनकी आवाज़ पानी की तरह हल्की थी, लेकिन उसमें तीव्र गति का आभास था, जिससे ये कल्पना करना कठिन हो गया कि वह कोई अनुग्रह मांग रहे थे। ये सुनकर क्लो कोलिन्स एक पल के लिए अवाक रह गई। उसकी खूबसूरत आड़ू जैसी आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक उसने कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगी। शिक्षण भवन की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर समय पर एक नज़र डालते हुए उसने आगे कहा, मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। जैसे ही वह अपनी बात समाप्त करती है, वह मुड़कर चली जाती है। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़कर देखती है। उसकी नज़र 3 मीटर की दूरी से उसकी नज़र से मिलती है। सूर्य की रोशनी में उसकी काली पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके सुंदर चेहरे पर सुनहरी चमक छा गई। उसने पूछा, तुम्हारा वादा कितना मूल्यवान है? उनकी आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। आप तय करें। उसने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चली गई। फोर्ड ने आगे कहा, युवा मास्टर, आपने बहुत बड़ी रियायत दी है। एलेक्स ने अपनी नज़रें हटा लीं, एक छोटी लड़की की भूख के लिए एक समान। फोर्ड ने सिर हिलाया, सच है। हालांकि मैं अभी भी आपके कदम से काफ़ी हैरान हूं, यंग मास्टर। हैचवर्क्स का अधिग्रहण करते समय आप इतनी दूर नहीं गए थे। इतने वर्षों तक एलेक्स के साथ रहने के बाद उसने पहली बार उसे इतना उदार देखा था। व्यापार जगत में एलेक्स एक सावधानीपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन इस बार माइल्स वाइट के मामले में एलेक्स ने खुद को बहुत उदार साबित कर दिया। सबसे पहले माइल्स वाइट से एक बार मिलने के लिए ईमानदारी के नाम पर 800 मिलियन की पेशकश की गई। अब क्लो को एक और वादा देते हुए, वह भी एक बार माइल्स वाइट से मिलने का। दूसरे युवा मास्टर फोस्टर का वादा किसी भी धनराशि से अधिक मूल्यवान था। फोर्ड सचमुच आश्चर्यचकित था, लेकिन दूसरी बार सोचने पर चून की रेडोलेंस एलेक्स की चाची द्वारा स्थापित एक कंपनी थी, इसलिए उन्हें लगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह अति नहीं थी। क्लोई कोलिन्स ने एक फ़ोन कॉल लिया और खुद को अपने स्कूल के सामने एक आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पाया। वह अंदर तक चली गई, यूनिट 3 कमरा 302 में आए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चरमरा कर खुला। उसकी उम्र की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की थोड़ी अजीब लग रही थी। उसने दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खोला। तुम यहाँ हो? मैं शिक्षक को ढूंढ रही हूँ, क्लो कोलिन्स ने जवाब दिया। मिया, क्या ये क्लो है? एक एप्रन पहने महिला बाहर आए। मिया नोलन ने अनिच्छा से क्लो को अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोला। क्लो ने स्वाभाविक रूप से उसकी उपेक्षा की और महिला के पास जाकर कहा, टीचर, जन्मदिन मुबारक हो। लिलियन पीएस ने उसे खींचकर बैठने के लिए कहा, मुझे तुम्हें देखने दो। तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। लगता है कि एफिलिएटेड हाई स्कूल की स्कूल ब्यूटी जल्द ही बदलने वाली है। मिया नोलन सोफे के आर्मरेस्ट पर बैठी थी, कुछ अजीब सी लग रही थी। उसके होंठ तिरस्कार से फड़फड़ा रहे थे। क्लो ने एक बॉक्स निकाला। शिक्षक, यह आपके लिए है। मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि तुम आई। किसी उपहार की कोई ज़रूरत नहीं है। लिलियन पीएस ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भावनाओं से भरी हुई थी। संबद्ध हाई स्कूल में स्थानांतरित होने से पहले वह जूनियर हाई स्कूल में 2 साल तक क्लो कोलिन्स की प्रधान शिक्षिका रहीं। क्लोई हमेशा मंदिर में रहती थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसे क्लोई पर बहुत दया आई और उसने उसे अक्सर अपने घर पर रहने दिया और उसे बेटी जैसा प्यार दिया।
1 साल के लिए यहाँ स्थानांतरित होने के बाद उसे क्लो कॉलिंस की बहुत याद आई। जब उसे पता चला कि वह भी उसी स्कूल में स्थानांतरित हो रही है तो वह बहुत खुश हुई। गुरुजी, कृपया इसे खोलिए। लिलियन पीएस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उपहार खोल दिया। चमकते हुए ईस्ट पल बालियों की एक जोड़ी दिखाई दी। लिलियन पीएस की मुस्कान गायब हो गई। चूंकि वह प्राचीन आभूषणों का शौकीन था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि वे क्या हैं। क्या ये वही शुभ पूर्वी मोती नहीं है जिसकी हाल ही में नीलामी हुई थी? क्लो, तुमने कैसे? मिया नोलन ने व्यंग्य किया। माँ, क्या आपने सचमुच सोचा था कि यह असली है? ये तो स्पष्ट रूप से नकली है। मैंने सुना है कि असली वाली 30 मिलियन में नीलाम हुई थी। क्या क्लो कॉलिंस उसे खरीद पाएगी? ये सुनकर लिलियन पीएस ने भौहें चढ़ाईं। मिया, अपनी बातों पर ध्यान दो। रसोई में जाकर देखो कि सूप तैयार है या नहीं। मिया नोलन मुंह बनाकर चली गईं। लिलियन पीएस ने मान लिया कि यह एक प्रतिकृति है और क्लोई की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के डर से उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा। उसने कहा, तुम बहुत विचारशील हो बच्चे। रात के खाने के बाद मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। तुम यहाँ ज्यादा समय से नहीं आए हो और शायद अभी तक सब कुछ से परिचित नहीं हो। क्लो कोलिन्स के पास निजी मामले थे, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। लिलियन पीएस ने अनिच्छा से उसे भवन के प्रवेश द्वार तक छोड़ा और वापस जाने से पहले उसे जाते हुए देखा। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, मिया नोलन ने पूछना शुरू किया, माँ, मुझे याद है कि क्लो कोलिन्स के ग्रेड बहुत खराब थे। वह संबद्ध हाई स्कूल में कैसे पहुंची? उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, यह अपेक्षित था, लेकिन क्लो जैसा व्यक्ति जिसने कोई प्रयास नहीं किया, वह यहाँ कैसे पहुंच सकता है? लिलियन पीएस ने अपनी बेटी को असंतुष्ट नजरों से देखा। मुझे तुमसे क्या लेना देना? तुम बोलते समय लोगों की भावनाओं का कभी ध्यान नहीं रखती। तुम्हें क्लो के सामने फिर कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कैसे बोल गई? तुम तो हमेशा उसका पक्ष लेते हो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लिलियन पीएस ने आह भरी। आवासीय क्षेत्र से बाहर निकलते ही क्लो एक कार में बैठ गई। उपहार देने से पहले हेजी ने उसे कंपनी के आपूर्तिकर्ता के साथ एक छोटी सी समस्या के बारे में बताया था। कार राजधानी के उपनगरीय इलाके में एक निजी विला में पहुंची। मुख्य द्वार पर लगे एक फव्वारे से तपती धूप में इंद्रधनुष की झलक दिखाई दे रही थी। क्लो भोजन के लिए रेस्तरां में गई और आराम से बढ़िया भोजन का आनंद लेने लगी। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था, जो कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर था और उसे रिपोर्ट कर रहा था। जैसे ही वह बोल रहा था, हेजी ने अपना सेल फोन निकाला, पारिवारिक रिश्तों का वृक्ष खोला और उसे क्लो कोलिन्स को दिखाया। बॉस देखिए, मैं चेयरमैन ल्यूक लोवेल बोल रहा हूँ। हाल ही में बीमारी से उनका निधन हो गया। यह उनकी दूसरी पत्नी चार्लोट फ्लॉयड हैं और ये उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी लूना लोवेल और छोटी बेटी लैला लोवेल। ये लूना लोवेल के पति कार्लोस हॉवर्ड हैं, जो दामाद थे। लैला लोवेल का नाम सुनते ही क्लो कोलिन्स की आंखें चमक उठीं। तुरंत ही उसके मन में उस छोटे बालों वाली लड़की की छवि उभरी जिसने जिम्मेदारी लेने का साहस किया। क्या संयोग है, वे सहपाठी थे। जारी रखो। उसने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और धीरे धीरे खाना जारी रखा। हेजी हंसे और बोले, मेरी गहन जांच के अनुसार लूना लोवेल एक नाजायज बेटी है। वह ल्यूक लोवेल और चार्लोट फ्लॉयड के बीच एक प्रेम संबंध से पैदा हुई थी, जबकि वह अभी भी अपनी पिछली पत्नी से विवाहित था। जब उसकी पत्नी जीवित थी तब भी वह गुप्त रूप से इस माँ बेटी की जोड़ी का समर्थन कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी से उसकी एक बेटी लैला लोवेल भी थी। कितना घटिया आदमी है, क्लो कोलिन्स ने कहा। मुद्दे पर आइए। हेजी ने अफवाहों को दरकिनार करते हुए सीधे मुद्दे पर आ गए। जब ल्यूक लोवेल का निधन हुआ तो ये घोषणा की गई कि उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी चार्लोट फ्लॉयड और अपनी सबसे बड़ी बेटी लूना लोवेल के नाम कर दी है। जहां तक उनकी सबसे छोटी बेटी लैला लोवेल की बात है, उसे एक पैसा भी नहीं मिला। उनका निधन अभी हुआ ही था कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने तुरंत हमारे सहयोग के खत्म होने की घोषणा कर दी। अजीब है ना? क्लो कॉलिन्स ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उनकी आंखें चिंतन से भरी थीं। किसी को ल्यूक लोवेल और लैला लोवेल की मौत के कारणों की जांच जारी रखने को कहो। पहले फैक्ट्री जाओ। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। एलेम एक एकीकृत उत्पादन और विपणन कंपनी है जिसका अपना कारखाना है। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता हमेशा स्थिर रहे हैं। आपूर्तिकर्ता बदलने से निश्चित रूप से तितली प्रभाव की एक श्रृंखला उत्पन्न होगी। वह मामले की गंभीरता से भलीभांति परिचित थी और उसे स्वयं फैक्ट्री जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें मेडिकल स्टाफ से एक टेक्स्ट संदेश मिला। मेडिकल स्टाफ, मैंने इसके बारे में सुना है और मैं किसी को इसे संभालने के लिए कहूँगा। दखलंदाजी मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने अपने होठों पर मुस्कान ला दी। मेडिकल स्टाफ, सच में, अब तुम अपने अंतिम वर्ष में हो। अब पढ़ाई करने और अच्छे ग्रेड पाने की कोशिश करने का समय है ताकि तुम यहाँ ऑरलैंडो यूनिवर्सिटी आ सको। मैं कंपनी के लिए एक मैनेजर रखूंगा। क्लो कोलिन्स विचारों में खोई हुई पाठ को घूरती रही। वह हमेशा से ही योजना बनाने वाली इंसान रही हैं।
ऑरलैंडो यूनिवर्सिटी देश के टॉप 3 स्कूलों में से एक थी, जिसका कैंपस बेहद खूबसूरत था और सबसे खास बात यह कि उसकी पसंदीदा पढ़ाई यहाँ पहले नंबर पर थी। इसलिए ऑरलैंडो यूनिवर्सिटी वाकई उसकी योजनाओं में शामिल थी। लेकिन अब अपनी मां की अंतिम इच्छा के कारण उसे अपने भविष्य पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। पूरी दोपहर क्लो कोलिंस फैक्ट्री में ही रहीं और स्कूल नहीं गईं। जब शिक्षिका यवोन फ्रॉस्ट को हेजी का फोन आया तो उन्होंने पहली बार अधीरता दिखाई। मैं असभ्य होने का इरादा नहीं रखता, लेकिन क्लो के माता पिता, आप तो जानते ही हैं कि वह अभी अपने अंतिम वर्ष में है ना? वह यहाँ सिर्फ एक हफ्ते से है और पहले ही 3 दिन की छुट्टी ले चुकी है। वह अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख पाएगी? हेजी, वह बीमार है, हम कुछ नहीं कर सकते। अधीरता से शिक्षक ने जवाब दिया, इस बार तो ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसे इस हालत में देखकर पास में खड़ी एक शिक्षिका ने पूछा, क्या हो रहा है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? यवोन फ्रॉस्ट ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं फिर से क्लो कॉलिंस हूँ, छुट्टी ले रही हूँ। बहुत सिर दर्द है। एक और, उफ, इस बच्ची को तो अभी से ही अच्छे नंबर नहीं मिल रहे। अगर ये ज़्यादा कोशिश नहीं करेगी तो ये इतने बड़े स्कूल में कैसे दाखिला ले पाएगी? सुना है आज तो इसने झगड़ा भी कर लिया। क्या हुआ? यवोन के दुखते स्थान को छुआ गया, इसलिए उसने अधिक कुछ नहीं कहा और पानी लेने चली गई। वह कई सालों से क्लास टीचर थीं और हमेशा कोई बड़ी शिकायत करने से बचती थीं। लेकिन इस बार क्लो कॉलिंस की वजह से उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में एक शिक्षा बैठक के लिए बुलाया गया। ये सोचकर वह दुखी हो गई। रेन नोलन पूरी कक्षा का होमवर्क लेकर कार्यालय में आए और संयोग से उसने दोनों शिक्षकों के बीच बातचीत सुन ली। जैसे ही यवोन चली गई, रेने ने सहजता से अपनी शिक्षिका से पूछा, शिक्षिका, क्या क्लोई कोलिंस का झगड़ा हुआ है? क्या वह घायल है? महिला शिक्षिका ने होमवर्क की किताबें पलटते हुए कहा, वही तो दूसरों को मार रही थी। उसे चोट कैसे लग सकती है? ये तो लैला लोवेल है जिसे मारा गया और उसे अस्पताल भी भेजा गया। मैंने सुना है कि उसने अपनी विषय शिक्षिका को भी रुला दिया था। रेन की आंखें घूम गईं, वह बहुत खूंखार है। वह इतनी असभ्य लड़की नहीं लगती। शिक्षक ने आह भरते हुए कहा, आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि यहाँ स्थानांतरित होने से पहले वह एक समस्यामूलक छात्रा थी। मुझे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे पहुंची। काश स्कूल के सभी छात्र आपके जैसे शिष्ट और अध्ययनशील होते। रैन मंद मंद मुस्कुराई, उसकी आंखें विचारों से भरी थीं। उस दोपहर कोलिंस के घर वापस जाने से पहले वह खरीदारी करने गई और कुछ पेस्ट्री खरीदी जो ट्रिस्टन कोलिंस और उसकी मां को बहुत पसंद थीं। वे पेस्ट्री 100 साल पुरानी दुकान से थीं, जहां लाइन में लगना मुश्किल था और लगभग हर चीज़ की मात्रा सीमित थी। जब वह घर पहुंची तो ट्रिस्टन वहां मौजूद था। उसने उसके लाए पेस्ट्री देखे और मुस्कुराया, जो कम ही देखने को मिलता था। उसने सिर हिलाया। ये देखकर रूथ टेलर अपने 3 महीने के गर्भस्थ पेट पर झुककर बैठ गई। हनी, राइन सबसे समझदार बच्ची है। वह जानती है कि आपको और माँ को क्या खाना पसंद है और वह उसके लिए कतार में लग गई। वापस आने के बाद से उसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है। ट्रिस्टन ने उनके बगल में खड़े नौकर की ओर देखा, तुमने अभी तक यंग मिस के लिए चीनी का पानी क्यों नहीं तैयार किया? नौकर जल्दी से चला गया। रैने ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। रूथ चिंतित दिखी, छोटी रेन, क्या हुआ? क्या तुम किसी बात से दुखी हो? रेन ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। ट्रिस्टन ने पेस्ट्री नीचे रख दी और उससे पूछा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। अपनी बात को दबाकर मत रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। रैने ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट पर अपने हाथ कस लिए और फुसफुसाते हुए कहा, चचेरी बहन का स्कूल में झगड़ा हो गया। मुझे चिंता है कि उसने किसी को नाराज कर दिया होगा। झगड़ा? रूथ ने आश्चर्य व्यक्त किया। ट्रिस्टन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। पिताजी, क्या हमें चचेरी बहन की हाल की स्थिति की जांच के लिए किसी को भेजना चाहिए? मुझे सचमुच चिंता है कि वह बुरे लोगों के साथ मिलजुल रही होगी। ट्रिस्टन ने सीधे चेहरे से देखा और एक क्षण बाद उसने अंततः पूछा, क्या स्कूल ने हमें बुलाया है? रूथ ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा लगता है। स्कूल के पास हमारे घर का फ़ोन नंबर नहीं है। ट्रिस्टन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, लेकिन उसका स्वर अभी भी अप्रिय था। बेकार लड़की, लड़ने के अलावा वह और क्या कर सकती है? पिताजी, बहन को क्या हुआ? दरवाजे से अचानक एक बचकानी सी आवाज़ आई। एक 8-9 साल का लड़का, जो छद्मवेश में था, अंदर आया। ट्रिस्टन के चेहरे पर कुछ नरमी आई। जाओ, अपने हाथ धो लो और फिर आकर अपनी बहन द्वारा लाई गई पेस्ट्री खाओ। रूथ भी खड़ी हो गई और छोटे लड़के की ओर देखकर मुस्कुराए। हेंगर, आज तुम्हारा प्रशिक्षण कैसा रहा? क्या तुम्हें मजा आया? थियोडोर कोलिंस ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना बैग पकड़े हुए सीधे ट्रिस्टन के पास गया। पिताजी, बहन को क्या हुआ? थियोडोर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपना बैग उठाया और सीधे ट्रिस्टन के पास गया। पिताजी, क्लो को क्या हुआ? ट्रिस्टन ने कहा, तुम्हारी बहन यहीं है। थियोडोर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। हर कोई मेरी बहन बनने के लायक नहीं है।
मेरी तो बस एक ही बहन है, उसका नाम क्लो कॉलिंस है। तुम कमीने। ट्रिस्टन ने अपना हाथ उठाया, लगभग उसे मारते हुए। थियोडोर की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद फोस्टर्स के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा। मत जाओ, ट्रिस्टन ने गहरी आवाज में कहा। मैं तुम्हें बता दूं, अब से तुम्हारी बहन सिर्फ रेन ही होगी, समझी? मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, हम्फ। ये कहने के बाद थियोडोर ने उसकी ओर मुंह बनाया और ऊपर की ओर भाग गया। ट्रिस्टन ने सिर दर्द महसूस करते हुए गुस्से से नाक से खर्राटे लिए। रोजलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चा अभी छोटा है, उस पर गुस्सा मत करो। रैन भी उसके साथ गई। मेरा छोटा भाई थोड़ा शरारती है, लेकिन वह बहुत प्यारा है। पापा, उस पर गुस्सा मत होइए। ट्रिस्टन को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि माँ और बेटी कितनी समझदार थीं। उसकी निगाहें रोजलिंड के पेट पर टिकी थीं और उसने उससे पूछा, क्या अब जांच का समय हो गया है? रोजलिंड हंसी, कल है। ये बच्चा निश्चित रूप से लड़का है। मुझे खट्टा खाने की तलब लग रही है, और इसके अलावा ये रेन से भी ज्यादा बेचैन है। जब यह बाहर आएगा तो यह एक शरारती बच्चा जरूर होगा। ट्रिस्टन की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं। क्या आप लोवेल्स के साथ डिनर नहीं करेंगे? आप पहली बार उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। ट्रिस्टन ने कहा, रात्रिभोज का प्रबंध शाम के लिए किया गया है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। उसी समय क्लोई फॉस्टर्स के पास लौट आए। फैक्ट्री जड़ी बूटियों और मसालों की खुशबू से भरी हुई थी और वह वापस आते ही नहाना चाहती थी। हालांकि जैसे ही वह पूर्वी विंग के फूल गेट में दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने नवीनतम श्रवण यंत्र पहना हुआ था, जिससे वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकती थी, इसलिए जब तक वह उसे उतार नहीं देती, उसे कमरे में कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लेकिन अब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिससे पता चला कि अंदर मौजूद लोग उत्तेजित थे। वह सही थी। जैसे ही वह अंदर आए, उसने एवलिन को बेचैनी से इधर उधर टहलते देखा। जब उसने क्लो को देखा तो वह सीधे उसके पास गई और बोली, क्लो क्लो, तुम वापस आ गई। क्या आज स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया? विलियम भी आया। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? दोनों ने उसे सिर से पैर तक जांचा। वे बहुत चिंतित लग रहे थे। क्लोई स्नेह से अभिभूत थी, उसकी आंखों की पतली परत उनकी गर्माहट से फट गई। मैं ठीक हूं, उसने कहा। मैंने सुना है जिसने तुम्हें धमकाया है वह एक महिला बदमाश है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा है, एवलिन ने रॉबर्ट को घूरते हुए कहा। और तुम? क्या मैंने तुम्हें क्लो का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा था? तुम ये कैसे कर रहे हो? रॉबर्ट सोफे पर वीडियो गेम खेल रहा था। उसने क्लो की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी गहरी थीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाया। आखिर में उसने बस इतना कहा, खैर, अब वह ठीक है। आज रैन ने जो शब्द कहे, उनसे उसे क्लो के बारे में नहीं समझ मिली। एवलिन ने उसे डांटा और क्लो को बात करने के लिए ऊपर ले गई। उनके जाने के बाद रॉबर्ट ने झिझकते हुए अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप क्लो के बारे में क्या सोचते हैं? विलियम गहरी सोच में डूब गया और जवाब देने के बजाय उसने उससे पूछा, क्या मुझे क्लो के लिए एक अंगरक्षक रखना चाहिए? रॉबर्ट, उसके माता पिता अविश्वसनीय थे, इसलिए वह अपने बड़े भाई को ढूंढने चला गया। एलेक्स बगल के कुत्ते घर में समोइड को प्रशिक्षित कर रहा था। एलेक्जेंडर फोस्टर अपने समोइड कुत्ते को बगल वाली इमारत में बने कुत्ते के घर में प्रशिक्षण दे रहे थे। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, एक हाथ जेब में डाले हुए। उसका लंबा और प्रभावशाली शरीर सामान्य से कहीं ज्यादा सहज लग रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी गेंद को लक्ष्य की ओर सहजता से फेंका और समोइड दौड़कर उसके पास पहुंचा। भाई, रॉबर्ट फोस्टर जल्दी से दौड़कर आया। एलेक्जेंडर ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि समोइड को बाधाओं से बचने के लिए कुछ आदेश दिए। भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलना। आज क्लो कॉलिंस का स्कूल में झगड़ा हो गया। उसकी सहपाठियों ने बताया कि पहले तो वे शांति से बात कर रहे थे, लेकिन क्लो ने किसी को सीधे अस्पताल भेज दिया। वह बहुत गुस्सैल है। अंततः एलेक्जेंडर ने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे यही बताना चाहते हो? रॉबर्ट को अपने भाई की इस बेरुखी पर कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार काम और इस कुत्ते के अलावा उसे और कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। माँ बाप झगड़े की वजह नहीं पूछते, बस उसकी परवाह करते हैं। वे अपनी बेटी के बारे में पागलों की तरह सोचते हैं। भले ही वह उनकी जैविक संतान न हो, फिर भी वे उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। ईर्ष्या? एलेक्जेंडर ने धीमे स्वर में पूछा। रॉबर्ट ने अपनी ठुड्डी उठाई। मैं किसी लड़की से ईर्ष्या क्यों करूंगा? मुझे तो लगता है कि वह थोड़ी दोमुही है। एलेक्जेंडर की आंखें थोड़ी बदल गईं जब वह 2 सेकंड के लिए रॉबर्ट को घूरता रहा। रॉबर्ट ने कहा, दरअसल रैन ने आज मुझे कुछ बताया। उसने कहा कि क्लो कॉलिंस एक बदमाश छात्रा है जो अक्सर लड़ती झगड़ती है, चोरी करती है और शरारतें करना पसंद करती है। जरा सोचो तो, जब से वह यहाँ आई है, घर में सचमुच कुछ अशांति है। ये कहने के बाद वह चुपचाप अपने भाई के जवाब का इंतजार करने लगा।
सिकंदर का सुंदर चेहरा शांत और अविचलित रहा। भाई, तुम्हारी तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। घर पर ऐसी ही एक औरत है, फिर भी मम्मी पापा न सिर्फ बेफिक्र हैं, बल्कि उसके साथ बहुत प्यार और देखभाल से पेश आते हैं। माँ और पिताजी ने तुमसे भी अधिक कष्ट सहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे इस बारे में चिंता करने के लिए भोले भाले बच्चे रॉबर्ट की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट को पता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। लेकिन रेन के शब्द झूठे नहीं होने चाहिए, है ना? अलेक्जेंडर उदासीन था। रेन कौन है? रॉबर्ट। रेन क्लोई की चचेरी बहन है। वह अक्सर हमारे घर मेहमान बनकर आती है और उसने तुम्हें भी बधाई दी थी। तुम्हें कैसी यादें हैं? क्या आप उसे अच्छी तरह जानते हैं? अलेक्जेंडर ने उदासीनता से पूछा। रॉबर्ट इस सवाल से हैरान रह गया। सच कहूं तो उसका राइन नोलन से कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन उसने उसे कभी कुछ बुरा करते नहीं देखा था। अलेक्जेंडर ने धीरे से कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि माँ और पिताजी तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हैं, अगर तुम सही गलत को जाने बिना ही दूसरों का अंधानुकरण करते हो। रॉबर्ट उलझन में लग रहा था। अलेक्जेंडर ने समोइड को बुलाया और उसके साथ कमरे में चले गए तथा उसे जीवन पर विचार करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अरे, हर बार जब वह अपने भाई से गंभीर मामलों पर बात करता है तो वह अपने जीवन पर सवाल उठाने लगता है। उसका भाई अवश्य ही विषैला होगा। योजक चिन्ह। नहाने के बाद क्लो कॉलिंस खिड़की के पास ताटामी चटाई पर लेटकर एक रहस्यमयी कॉमिक बुक पढ़ रही थी। लेकिन चूंकि उसके मन में कुछ चल रहा था, इसलिए वह उसमें पूरी तरह डूब नहीं पा रही थी। बगल में देखने पर उसे पड़ोसी इमारत की दूसरी मंजिल के बेडरूम की खिड़की दिखाई दी, जिसमें उस समय लाइटें जल रही थीं। कल रात जिस बाथरूम में वह गई थी, उसका लेआउट उसे अजीब लगा। उस समय तो वह इसका कारण नहीं बता सकी, लेकिन अब यहां से देखने पर यह बात स्पष्ट हो गई। आमतौर पर बाथरूम के डिज़ाइन फेंग शुई पर ध्यान देते हैं और दरवाजे के सामने नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे धन संपत्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि उनका बाथरूम सीधे बेडरूम के दरवाजे के सामने था। हालांकि यह मुख्य द्वार नहीं था, फिर भी ज्यादातर लोग, खासकर अमीर लोग, इससे खास तौर पर सावधान रहते हैं। इसके अलावा खिड़कियों वाले ज्यादातर बाथरूम हवादार और रोशनीदार होने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन उस कमरे में बाथरूम उस दीवार के बीच में था जो बगल वाले कमरे के पास थी। ये बहुत अजीब था। करीब से देखने पर पता चला कि दोनों कमरों की खिड़कियों के बीच की दूरी अन्य कमरों की खिड़कियों से अधिक थी, मानो उनके बीच कोई मोटी दीवार हो। इसमें अवश्य ही कोई समस्या होगी। उसने तुरंत ही निर्णय ले लिया। उसने अपना सेल फोन निकाला और अलेक्जेंडर फोस्टर को एक संदेश भेजा। इस शनिवार मैं आप दोनों की मुलाकात का प्रबंध करूंगा। संदेश भेजने के बाद वह छत की ओर देखती रही। उसकी उंगलियां कॉमिक बुक के कवर पर टैप कर रही थीं। काफी देर तक दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी श्रवण सहायता उतार दी। अचानक तरह तरह की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। उन्हें पहचानने के बाद उसने अपना ध्यान उस कमरे पर केंद्रित किया। यह बहते पानी की आवाज थी। यह आदमी, वह स्नान कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह ये सोच रही थी, उसका मोबाइल फोन वाइब्रेट हो गया। एलेक्स, क्या शर्त है? उसके कान के पास पानी की आवाज बंद नहीं हुई। क्लो कोलिंस के दिमाग में एक दृश्य स्वतः ही उभर आया। एक आदमी नहाते समय अपना फोन देख रहा था। उसने अवचेतन रूप से इस छवि को अपने मन से निकाल दिया और श्रवण यंत्र को पुनः लगा लिया। क्लोई, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। ये संदेश भेजने के बाद उसका फोन कम से कम 15 सेकंड तक बिना कंपन के शांत रहा। फिर यह आगे बढ़ा। एलेक्स, कारण। क्लो कोलिंस ने भौहें चढ़ाईं, फिर सीधे फोन मिलाया। 2 बार घंटी बजी और जवाब मिला। पानी टपकने की आवाज आई। ये ठीक है या नहीं? उसने पूछा। तभी एक आदमी की हल्की खांसी की आवाज आई। मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ। मैं एक आदमी हूँ। क्लो कोलिंस ने बालों की एक लट घुमाई। उसकी आंखों में हल्की सी अधीरता थी। क्लो कोलिंस, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, उन्होंने कहा। लड़की के मुंह का कोना हल्के से मुड़ गया। उसकी आंखों से फुर्सत के कुछ कतरे फिसल गए। उसकी आवाज भी वैसी ही थी, आलसी लेकिन आकर्षक। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, या तुम्हें डर है कि तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती? एक पल के लिए मानो हवा जम गई हो। टपकते पानी की आवाज उसके कानों में घुसती रही। हल्की हल्की खुजली होने लगी। कुछ सेकंड बाद उसके हिस्से में पानी की आवाज बंद हो गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसी समय अलेक्जेंडर फॉस्टर की उदासीन आवाज़ आई। मैं शनिवार सुबह 10 बजे से पहले माइल्स वाइट से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, क्लो ने जवाब दिया और फिर उसने फ़ोन काट दिया। उधर अलेक्जेंडर फोस्टर ने फ़ोन में बीप की आवाज़ सुनी और हल्के से हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची। उसके करीब आने के लिए वह वास्तव में कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपनी शर्ट पहनी, शयन कक्ष से बाहर निकला और अध्ययन कक्ष में चला गया। हाल ही में सार्वजनिक मामलों की अधिकता के कारण फोर्ड अभी भी अध्ययन में कुछ कागजी कार्रवाई को निपटाने में उनकी मदद कर रहे थे।
एलेक्जेंडर फोस्टर ने उसे निर्देश दिया, कल क्लो कोलिन्स के रहने के लिए पहली मंजिल पर एक कमरा खाली कर दो। फोर्ड आश्चर्य से सीधा बैठ गया और उसने जो फाइलें अभी अभी व्यवस्थित करके रखी थीं उन्हें इधर उधर बिखेर दिया। मास्टर को अचानक ये निर्णय लेने के लिए क्या प्रेरित किया? एलेक्जेंडर फोस्टर बिना कोई भाव रखे कंप्यूटर पर फाइलें देखने लगे और धीरे से बोले, यह उनका अनुरोध था। फोर्ड को तुरंत याद आ गया और वह बोला, ये बच्ची ऐसा अनुरोध क्यों कर रही है? ये तो बहुत मामूली बात है, ये पहला वादा है जो मास्टर ने किसी को दिया है। बहुत मामूली शब्द सुनते ही अलेक्जेंडर फोस्टर की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। उसने फोर्ड की तरफ देखा और फिर बेपरवाही से बोला, उसे मुझ पर दिली क्रश है, उसका ऐसा अनुरोध करना स्वाभाविक है। फोर्ड फिर से आश्चर्यचकित हुआ। वह सोच में पड़ गया। एलेक्जेंडर फोस्टर ने उसके आधे संदेह और आधे विश्वास वाले चेहरे को देखा और शांति से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूं? फोर्ड हंसे, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस हैरान हूं। इस साल आप 25 साल के हो गए हैं और यह बच्ची अपने से बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति को पसंद करती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। एलेक्जेंडर फोस्टर की आंखें सिकुड़ गईं और उनके सुंदर चेहरे पर बर्फ की एक पतली परत छा गई। गुरुजी, तो फिर आपके क्या विचार हैं? एलेक्जेंडर फोस्टर उदासीन दिखे, रुचि नहीं। फोर्ड की आंखों में उत्सुकता तुरंत गायब हो गई। उसे उम्मीद थी कि गुरु का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अब उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। वैसे गुरु हमेशा झूठ बोलने से घृणा करते थे। इस दर पर क्या मास्टर जी जीवन भर कुंवारे ही रहेंगे? मास्टर, देखो, ये लड़की बहुत सुंदर है, आप भी कोशिश क्यों नहीं करते? मिस्टर फोर्ड, एलेक्जेंडर फोस्टर ने अपनी ठंडी आंखें उठाईं। फोर्ड गंभीर दिखे, तुम सचमुच उथले हो। फोर्ड शर्मिंदा था। क्लोई कॉलिंस ने जैसे ही पानी का घूंट लिया, उसका फोन फिर बज उठा। हेजी का फोन था। बॉस, क्या आप सो रहे हैं? असल बात पर आओ। ठीक है, हेजी ने जल्दी से कहा, लोवेल मामले में प्रगति हुई है। लैला लोवेल की पृष्ठभूमि बिल्कुल भी छोटी नहीं है। वह वास्तव में प्रोफेसर हॉवर्ड की प्रशिक्षु है। ये सुनकर क्लो कोलिन्स ने अपना कप नीचे रख दिया और गंभीर होकर बोली, क्या तुम्हें यकीन है? 100% पक्का। आपको उन लोगों की योग्यता पर विश्वास नहीं है जिन्हें हमने नियुक्त किया है ना? उनके द्वारा प्राप्त जानकारी गलत नहीं हो सकती। पहले हम गलत व्यक्ति की जांच कर रहे थे, इसीलिए हम प्रोफेसर हॉवर्ड के उत्तराधिकारी को नहीं ढूंढ पाए। अब लोवेल से शुरू करते हुए हमें पता चला है कि लैला लोवेल कुछ वर्षों तक प्रोफेसर हॉवर्ड के साथ रही है और उनके कौशल सीखे हैं। क्लो कोलिन्स की लंबे समय से शांत भावनाओं में हल्की सी लहर, खुशी का स्पर्श महसूस हुआ। प्रोफेसर हॉवर्ड उनकी मां की पूर्व सहकर्मी थीं और एक दशक से भी अधिक समय पहले उस चिकित्सा अनुसंधान परियोजना के प्रमुख सदस्यों में से एक थीं। इस बार चिकित्सा अनुसंधान दल के पुनर्गठन में वह और उसकी मां पूर्व सदस्यों को साथ मिलकर काम करने के लिए ढूंढना चाहती थीं। आखिरकार वे कई सालों से साथ काम कर रहे थे और चिकित्सा से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि उन सभी की जगह नए लोग आ जाएं तो दवा को समझने में ही बहुत समय लगेगा, जो कि समय लेने वाली बात होगी। इसलिए वह उस समय चिकित्सा अनुसंधान टीम के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही थी। उस समय परियोजना समाप्त हो जाने के बाद कर्मचारी बिखर गए और कई वर्षों तक उनका संपर्क टूट गया, इसलिए उन्हें ढूंढने में कुछ समय लगा। अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति उसकी मदद के लिए वापस आने को तैयार था। बाकी लोग या तो दवा लेना छोड़ चुके थे या फिर फिलहाल मिल ही नहीं पा रहे थे। दुर्भाग्यवश प्रोफेसर हॉवर्ड को एक बीमारी हो गई और उनकी समय से पहले ही मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी योग्यताएं किसी प्रशिक्षु को दे दी थीं। इसलिए उन्होंने उनके रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। अप्रत्याशित रूप से वह लैला लोवेल निकली, जिसका उससे कोई भी रक्त संबंध नहीं था। चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही थीं। क्या आपको ल्यूक लोवेल की मौत का कारण पता चला है? उसने पूछा। अभी नहीं, लेकिन कुछ सुराग मिले हैं। हमें शायद कुछ दिनों में नतीजे मिल जाएंगे। और कुछ? उसने उदासीनता से पूछा। हेजी ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, हमारे साथ सहयोग समाप्त करने के बाद लोवेल्स ने थेरामैन फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है। क्लो कोलिन्स की आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगीं। थेरामैन फार्मास्यूटिकल्स कोलिन्स के उद्योगों में से एक था। बॉस, दरअसल बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोवेल्स ने हमारे साथ सहयोग तोड़ दिया। उन्होंने कई अन्य चीनी कंपनियों के साथ भी संबंध तोड़ लिए, खासकर कीमती कच्चे माल के क्षेत्र में। उन्होंने उन्हें सिर्फ थेरामेंट को दिया है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ल्यूक लोवेल ने कई बार थेरामेंट के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। ऐसा लगता है कि उन्हें आपके पिता से कोई निजी दुश्मनी थी। क्या ये लूना लोवेल का व्यक्तिगत निर्णय था? हेजी ने कहा, हाँ, कल रात वे जश्न मनाने और समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने के लिए एक भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। वह हंसी, कितना बेवकूफ़ है। हेजी भी हंसे, है ना? हालांकि लोवेल फार्मास्यूटिकल सामग्री फार्मास्यूटिकल उद्योग में औसत है, लेकिन उनके द्वारा उगाए गए कच्चे माल अधिकांश के लिए बेजोड़ हैं।
उन्होंने हमेशा कई संबंधित कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए इस लाभ पर भरोसा किया है और इस क्षेत्र में उनका लाभ पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रभावशाली रहा है। दूसरी ओर थेरामेंट फार्मास्यूटिकल्स घरेलू दवा उत्पादन में एक अग्रणी कंपनी है, लेकिन उनके कच्चे माल की गुणवत्ता में थोड़ी कमी है। इसलिए वे वर्षों से लोवेल्स को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने सोचा होगा कि इतने सालों तक सतर्क रहने के बाद ल्यूक लोवेल को उनकी अपनी बेटी ही धोखा देगी। क्लो कोलिंस ने कुछ सेकंड तक चुपचाप सोचा और फिर कहा, अभी जाओ और कुछ करो और सुबह होने से पहले परिणाम पता कर लो। क्या बात है, मालिक। जांचने के लिए अनुशंसित पुस्तकें। पुनर्जन्म स्पॉइलर के साथ मिस्टर हीज मेडिकल लव एट फर्स्ट साइट, एक सुपर डॉटिंग पुरुष लीड के साथ रोमांस। बीएल स्वीट स्टोरी। बाद में मैं सबसे जंगली कुत्ता बन गया, पुरुषों के बीच एक कठिन और सरल प्रेम कहानी। मेरे मित्र की पुस्तकें। मेरा जूनियर दानव क्षेत्र का बड़ा शॉट है, एक समृद्ध युग में फिर से मिला प्राचीन शुद्ध प्रेम, एक सुंदर रोमांस। अगले दिन स्कूल में क्लो कॉलिंस अपनी मेज पर बैठी लाल धागे से एक कंगन बुन रही थी। कंगन पराग की तरह लिपटे छोटे छोटे मोतियों से सजा हुआ था, जिससे वह बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी चुप्पी के विपरीत बाकी सभी लोग एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। लैला लोवेल ने फिर से कक्षा छोड़ दी थी। इसका कारण उसके पिता के साथ धोखाधड़ी की खबर थी। उस सुबह एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें बताया गया था कि लोवेल समूह के पूर्व अध्यक्ष ल्यूक लोवेल ने अपनी मृत्यु से एक दशक पहले अनजाने में किसी और की बेटी का पालन पोषण किया था। इस दौरान उनकी पत्नी शार्लोट फ्लॉयड अपने प्रेमी के संपर्क में थीं। अखबार ने एक चैट रिकॉर्ड प्रकाशित किया जिसमें खुलासा हुआ कि लोवेल परिवार की सबसे बड़ी बेटी लूना लोवेल, ल्यूक लोवेल की जैविक संतान नहीं थी। सबसे अधिक विवाद का कारण ये तथ्य था कि ल्यूक लोवेल की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी विरासत अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को दे दी तथा अपनी छोटी बेटी के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। समाचार जारी होने पर लैला लोवेल तुरंत सभी के लिए सहानुभूति का विषय बन गईं। उसके सामने बैठे साहित्य समिति के सदस्य ने उसकी ओर मुड़कर कहा, क्लो, क्या तुमने समाचार देखा है? लैला लोवेल कितनी दयनीय है। रुचि नहीं है। क्लो कोलिंस ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं, एक छोटा सा मोती उठाया और उसे रस्सी में पिरो दिया। साहित्य समिति के सदस्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उपन्यास पढ़ने के मेरे 10 साल के अनुभव के आधार पर इसमें जरूर कोई साजिश होगी। सबसे पहले लैला लोवेल अपने पिता की पिछली शादी से है और उसकी सौतेली माँ बहुत ही जहरीली है। सौतेली माँ उससे प्यार नहीं करती और नहीं चाहती कि वह बूढ़े आदमी की संपत्ति में हिस्सा बांटे। इसलिए वह सारी विरासत हड़पने से पहले लैला लोवेल के पिता को जहर दे देती है। क्या आपको नहीं लगता? क्लो कोलिंस शांत रहीं और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साहित्य समिति की सदस्य ने मुंह बनाया, फिर अचानक अपने हाथों को घूरा और सूंघने से खुद को रोक नहीं पाए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी? क्या इसमें परफ्यूम है? क्या तुम इसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए बना रही हो? क्लो कॉलिंस के बोलने का इंतजार किए बिना उसने लाल रस्सी को छुआ और कहा, इस रस्सी की बनावट वाकई खास है, ये बहुत आरामदायक लगती है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? वाह, ये खुशबू वाकई आरामदायक है। क्या तुम्हारे पास और है? मुझे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। क्लो कोलिंस ने उसकी ओर देखते हुए कहा, शिक्षक यहाँ हैं। साहित्य समिति की सदस्या ने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान मिटा दी और गंभीर चेहरा बनाकर बैठ गईं। ये पाठ गणित की कक्षा थी। गणित के शिक्षक का उपनाम ग्रांट था और उनका असली नाम कीथ था। बाकी मामलों में वे अपने नाम के अनुरूप ही कठोर थे। इस समय 2 कक्षा अधिकारी पिछली बार का गृहकार्य बांट रहे थे और चारों ओर शांति थी। क्लो कोलिंस, खड़ी हो जाओ। कीथ ग्रांट ने मंच के सामने रूलर पकड़ रखा था जो एक दबंग मुद्रा थी। क्लो कोलिंस बिना किसी विशेष भाव के खड़ी हो गई। मुझे बताओ, तुमने लगातार 2 बार अपना होमवर्क क्यों नहीं जमा किया? बस, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें लिखने के लिए काफी समय दिया था और इस बार न लिखने का कोई कारण मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह का व्यवहार व्यक्तिवाद, एकताहीनता और असद्भाव का एक विशिष्ट उदाहरण है। मैंने आपके कक्षा शिक्षक से पहले ही बात कर ली है। अपने आप पर गहराई से विचार करने के लिए अगले सप्ताह अपनी गणित की कक्षाओं के दौरान मुख्य कक्षा में उपस्थित रहें और ये देखने का अवसर लें कि ऐसे लोग भी हैं जो आपसे ज्यादा उत्कृष्ट हैं और आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं। वाह। जैसे ही कीथ ग्रांट ने बोलना समाप्त किया, बाकी सभी ने क्लो कोलिंस की ओर ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। क्लो कोलिंस के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव दिखाई दिए। धन्यवाद शिक्षक, लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से एक बेकार व्यक्ति हूं और आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कीथ ग्रांट काफी गुस्से में थे। यह आपके साथ बातचीत नहीं है, बल्कि आपको सूचित करना है। ठीक है, बैठ जाए। बाकी कक्षा के लिए क्लोई कॉलिंस शिक्षिका के ध्यान का केंद्र बन गई। जरा सी भी दिवास्वप्न देखने पर उसे जोरदार डांट पड़ती। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। एक छात्र होना वास्तव में काफी कष्टप्रद था।
जब अंततः स्कूल छोड़ने का समय आया तो क्लो कोलिंस को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। एक ओर तो ऐसा उसके फ़ोन पर आने वाले संदेशों के कारण था, दूसरी ओर उसे दूसरों के साथ सीढ़ियों से गुजरना पसंद नहीं था। उसकी सूंघने की शक्ति सुनने की शक्ति जितनी ही संवेदनशील थी, और श्रवण यंत्र जैसी किसी चीज़ के बिना उसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, खासकर गर्मियों में, तरह तरह की गंधों का एहसास होता था। गंधों का ये जटिल मिश्रण उसे परेशान कर देता था। वहाँ बहुत सारे संदेश थे, लेकिन उसने पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश चुने। हे जी बॉस, चीजें वैसी ही चल रही हैं जैसा आपने अनुमान लगाया था। सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। वे निश्चित रूप से इन कुछ दिनों के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट से अधिक समय तक बातचीत करने के बाद वह उठकर चली गई। शिक्षण भवन में सन्नाटा छा गया था, मुश्किल से ही कोई दिखाई दे रहा था। वह फिर भी लिफ्ट में नहीं चढ़ी, बल्कि आराम से सीढ़ियां उतर गई। पहली मंजिल पर पहुंचते ही नीचे से हंसी की आवाजें आने लगीं। सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर चेरी फोस्टर और रायन नोलन समेत 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। वे बाहर एक रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि अभी भी कोई गायब था, इसलिए उन्होंने वहीं इंतजार करने का फैसला किया। वे सभी खुशी से बातें कर रहे थे, तभी क्लो कोलिंस प्रकट हुईं और उनकी हंसी शांत हो गई। सभी की निगाहें कमोबेश एक जैसी थीं, सभी अपने सामने खड़ी लड़की के प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रहे थे। कुछ लोग उसके सादे कपड़ों को नीची निगाह से देखते थे, तो कुछ उसके एकाकी व्यवहार को। कुछ लोगों ने तो उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह भीड़ के बीच शांत और स्थिर भाव से टहल रही थी, और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। जब वह दूर हो गई तो रेन नोलन आश्चर्य से चिल्लाई, मैं अन्य चीज़ों के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त थी कि मैं अपने चचेरे भाई को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना भूल गई। चेरी फोस्टर ने उसे रोका, मत करो। अगर तुम उसे आमंत्रित करोगी तो हम तुम्हें साथ नहीं लाएंगे। रेन नोलन ने अपना सिर झुका लिया, वह एक छोटे जानवर की तरह दयनीय लग रही थी। एंडर स्पेंस ने उन्हें एक नज़र देखा और कहा, बस एक नीच व्यक्ति के लिए झगड़ा क्यों करना। चलो दोपहर का भोजन करते हैं। रेन नोलन ने ऊपर देखा, डिएगो विलिस यहाँ है। उसने अभी मुझे मैसेज किया है। वह स्कूल के गेट पर हमारा इंतजार कर रहा है। योजक चिन्ह। क्लो कोलिंस ने स्कूल के प्रवेश द्वार के पास केक की दुकान में कुछ समय बिताया और खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदीं। खाते समय वह अपने सामान्य रूप से अलग लग रही थी, हेजी के शब्दों में, जैसे कोई खरगोश गाजर कुतर रहा हो। वह सचमुच अच्छे भोजन का आनंद लेती थी, यह आदत बचपन से ही विकसित हुई थी। अपना पेट भरने के बाद वह ईस्ट स्ट्रीट की ओर चल पड़ी, जिसके लिए उसे एक छोटी सी गली से गुजरना पड़ा। एक मोड़ पर मुड़ते ही एक दिलचस्प दृश्य सामने आया। रायन नोलन और उनके दल को 7 या 8 युवकों ने घेर लिया और उन्हें अपना सामान एक बैग में डालने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जल्दी करो, पिटाई चाहिए है ना। मुंह में सिगरेट दबाए एक युवक ने डिएगो विलिस पर धमकी भरे अंदाज में बल्ला तान दिया। एंडर स्पेंस चेरी फोस्टर को बचा रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेहतर होगा कि तुम हमें अभी जाने दो, अन्यथा मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। एक काले रंग के आदमी ने एंडर्स के पेट पर मुक्का मारने से पहले हंसते हुए कहा, हमें चेतावनी दो, हाँ, आगे बढ़ो और बताओ। फिर एक और मुक्का। एंडर स्पेंस ने अपने दांतों को भींच लिया और कराहने से बच गए, तथा रोती हुई चेरी फोस्टर को भी ढक लिया। अन्य लोग भी काफी डर गए और जल्दी जल्दी अपना सामान सौंपने लगे। बड़े भाई, आपका यहाँ आना सही था, काफी सामान है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों को देखो, क्या ये सब अमीर बच्चे नहीं हैं? उनके लिए तो ये बस एक खाने का खर्चा है। अरे लड़की, रो क्यों रही हो? इधर आओ। उसने चेरी फोस्टर को आने का इशारा किया। चेरी फोस्टर की सिसकियां तेज हो गईं। एंडर स्पेंस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हमने आपको पैसे दे दिए हैं, अब आपको हमें जाने देना चाहिए। बड़े भाई ने केवल हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। कुछ अन्य लोगों ने रेन नोलन और अन्य लड़कियों को छूना शुरू कर दिया। डिएगो विलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों के कारण उन्हें कई बार मुक्का मारा गया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, बड़े भाई, एक और भी शानदार चीज अभी अभी आई है। सभी लोग घूमकर उस सुंदर सुंदरी क्लो कोलिंस पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कई युवा गुंडों की आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी हुई थीं। हालांकि क्लो कोलिंस अविचलित रहीं और तब तक चलती रहीं जब तक कि वह व्यक्ति उनके सामने आकर उनका रास्ता रोकने लगा। छोटी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? क्लो कोलिंस ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, हटो। उनमें से कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगे। उनमें से एक नेता उसकी ठुड्डी तक पहुंचा, चलो बड़े भाई, तुम्हें मालिश कर देते हैं। जब समूह हंस रहा था, उनमें से एक ने तिरस्कार भरी निगाह से देखा, सिगरेट निकाली और उसे जलाने ही वाला था कि अचानक चीख की आवाज आई।
ऊपर देखने पर पता चला कि उनके नेता का हाथ क्लोई कोलिंस ने मरोड़ दिया था और फिर उसे एक महत्वपूर्ण स्थान पर लात मारी तथा एक ही हाथ से उसे जमीन पर गिरा दिया। त्वरित, सटीक और निर्दयी। जैसे ही नेता जमीन पर गिरा, समूह में सभी लोग कांप उठे। जो व्यक्ति सिगरेट जलाने वाला था वह हक्का बक्का रह गया। क्लो कॉलिंस की नज़र जमीन पर पड़े व्यक्ति पर पड़ी और उसने अपने होठों में अपनी सिगरेट दबा रखी थी। उसकी घमंडी और आलसी आंखें ऊपर उठ गईं और उसकी आंखों के कोनों से स्वाभाविक शरारतीपन झलकने लगा। उसके गुलाबी, कोमल होंठ, हालांकि लिपस्टिक के दाग नहीं थे, फिर भी बेहद खूबसूरत थे। उसने हल्के से अपने होंठ हिलाए जिससे वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। आग। अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति उस पर मोहित हो गया और उसकी आंखों में घृणा की जगह मोहने ले ली। उसने अनजाने में लाइटर निकाला और उसकी सिगरेट जला दी। उसने धीरे से कश लिया, धीरे से धुआं छोड़ा। पैसे चाहिए। युवा गुंडों ने जोर से अपना सिर हिलाया। हमें अब यह नहीं चाहिए। क्लो कोलिंस ने भौहें चढ़ाईं, सिर हिलाया और सिगरेट उस आदमी के कान में ठूंस दी, ऐसे और अधिक दबंग। जब उसकी बात पूरी हुई तो वह आगे बढ़ गई। चचेरे भाई, हमारा इंतजार करो, रायन नोलन अचानक बोला। चेरी फोस्टर और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे क्लोई कोलिंस के पीछे छोटी लड़कियों के समूह की तरह खड़े हो गए। एकमात्र अपवाद एंडर स्पेंस था, जिसने अपना कठोर चेहरा बनाए रखा और उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसे शर्मिंदगी होगी। क्लो कोलिंस ने युवा गुंडों की ओर देखा। गलत मत समझो, हम साथ नहीं हैं। रेन नोलन का चेहरा तुरंत बदल गया। चचेरे भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्लो कॉलिंस ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे चली गई। पीछे से चेरी फॉस्टर की सिसकियों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी क्षण उसे अचानक अपनी आंखों में एक चमक सी महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो एक युवा लड़का उसके दाहिनी ओर गली में खड़ा था, जिसके हाथ में एक कैमरा और एक छोटा बैग था। उसका चेहरा ठंडा था। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने कैमरा नीचे रख दिया और दौड़ते हुए उसके पास आया और मुस्कुराया। बहन, अभी तुम बहुत अच्छी थीं। क्लो कोलिंस ने अपने सामने खड़े परिचित चेहरों को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसने दूसरी ओर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आया था, बहन। मैं कुछ देर से स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहा था। जब मैंने तुम्हें उन गुंडों को सबक सिखाते देखा तो मैंने तुम्हें आवाज़ नहीं दी। बहन, क्या तुमने मार्शल आर्ट के हुनर मास्टर मात्सू से सीखे हैं? यह अद्भुत है, मैं भी सीखना चाहती हूँ। माँ और पिताजी मुझे आपको परेशान नहीं करने देंगे, इसलिए मैंने एक मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया है। कुछ समय पहले हमने एक प्रशिक्षण शिविर लगाया था और अब मैं कई तरह के मूव्स कर सकता हूँ। उसने प्रशंसा भरी निगाहों से क्लो कोलिंस की ओर देखा। क्लोई कोलिंस ने उदासीन भाव से 9 वर्षीय लड़के की ओर देखा। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? मैं कार से आया था। घर पर ड्राइवर को मैंने कुछ और खरीदने के लिए बहका दिया था। वह हंसा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसके पिता उसे उसकी बहन से मिलने नहीं देते थे और हमेशा उन्हें अलग रखते थे, इसलिए उसे यही करना पड़ा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अपने ड्राइवर को बुलाओ ताकि वह तुम्हें ले जाए और घर वापस चले जाए, उसने कहा। थियोडोर कोलिंस ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिला दिया। क्लो कोलिंस उसके पास ही खड़ी रही और उसके लिए कुछ स्नैक्स खरीद लाए। हर बार जब वह उसे बहन कहता था तो उसे एक अवर्णनीय भावना का अनुभव होता था। वह कुछ हद तक इससे अनभिज्ञ थी। 15 मिनट बाद कॉलिंस का ड्राइवर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर डर का भाव था और वह जल्दी से उस छोटे लड़के को लेकर चला गया। रुको, क्लो कोलिंस ने ड्राइवर को पुकारा। ड्राइवर ने अपना सिर घुमाया। युवती, क्या आपको कुछ चाहिए? उस व्यक्ति को मत बताना कि वह मुझसे मिलने आया है। ड्राइवर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आया। मैं समझ गया। जैसे ही उसने कार को जाते देखा, क्लो कोलिंस भी चली गई। थियोडोर कोलिंस घर नहीं गए। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता को कंपनी में जरूरी काम निपटाना है तो उन्होंने तुरंत ड्राइवर को बुलाकर उपहार खरीदने के लिए कहा और फिर फोस्टर के घर चले गए। अपनी बहन से मिलना उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए वह कुछ देर उसके साथ बातचीत करना चाहता था। जैसे ही वे फोस्टर्स के घर पहुंचे, एक मेहमाननवाज चाची उन्हें एक घर में ले गईं और कई नौकर एक कमरे में सामान रख रहे थे। हेंगर, देखो, तुम्हारी बहन आज रात मेरे बेटे के साथ रह रही है। क्या तुम खुश हो? आंटी कितनी खुश हैं। एवलिन थॉम्पसन मुस्कुराने से अपना मुंह बंद नहीं कर सकीं। आज जैसे ही उसने अपने बेटे से इसके बारे में सुना, वह अभी तक उत्साहित थी। थियोडोर ने अपने होठों को भींच लिया और एक क्षण सोचने के बाद पूछा, क्या आंटी का बेटा बहुत शक्तिशाली है? एवलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। जरूर। क्या वह मेरी बहन को मार सकता है? अगर वह नहीं मार सकता तो मैं इस शादी के लिए राजी नहीं होऊंगा। एवलिन की मुस्कान और भी सख्त हो गई और उसका हाथ, जो उस छोटे लड़के के सिर को छू रहा था, कुछ और बार कस गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में वाकई बहुत सारे विचार हैं। योजक चिन्ह।
दूसरी ओर चेरी फोस्टर और उसके दोस्तों को लूट लिए जाने के बाद वे अंततः छोटी गली से निकलने में कामयाब हो गए। चेरी सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन एंडर्स स्पेंस ने उसे रोक दिया। चेरी, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मुझे उन लोगों के चेहरे याद हैं और मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, उन्हें 3 बड़े परिवारों में से किसी एक के साथ क्यों उलझना पड़ा? वे तो बर्बाद हो चुके हैं। एंडर्स स्पेंस की आंखें काफी गहरी हो गईं। अपना सिर घुमाकर उसने दूसरों से कहा कि वे इस घटना का खुलासा न करें। स्पेंस परिवार के दूसरे युवा स्वामी के रूप में उन्हें वास्तव में लूट लिया गया था। अगर यह खबर बाहर आ जाती तो क्या यह मजाक नहीं होता? क्लो कॉलिंस अभी अभी हद कर गई। हम सब सहपाठी हैं। जब हमें जरूरत थी तब उसने हमारी मदद भी नहीं की। अगर उसने कुछ कहा होता तो मेरा बैग चोरी नहीं होता। एक लड़की ने गुस्से में शिकायत की। वह एक निर्दयी इंसान है। देर सवेर उसे उसका बदला जरूर मिलेगा। रायन नोलन ने अपने होंठ भींचे और कहा, इसके लिए उसे दोष मत दो। वह हमेशा से ऐसी ही रही है, कठोर हृदय वाली। ये बस एक आदत है, वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है। रेन, तुम अब भी उसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? हमारी भी आंखें हैं। कोई भी अच्छी बात उसे धो नहीं सकती। डिएगो विलिस ने लड़की की तरफ देखा। हम भी ऐसा नहीं कह सकते। शुरू से ही वो हमारी करीबी नहीं है। मदद करना अच्छी बात है, मदद न करना भी वाजिब है। मुझे लगता है कि अभी वो काफ़ी अच्छी थी। तुम लोग क्या सोचते हो? क्या उसने मुक्केबाजी की प्रैक्टिस की है? वो इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? चुप रहो, उसके बारे में दोबारा बात मत करना। एंडर्स स्पेंस ने उसे ठंडे स्वर में चेतावनी दी। डिएगो विलिस ने फिर कुछ नहीं कहा। इस घटना के बाद कई लड़कियों का मेकअप रोने से खराब हो गया, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का प्लान रद्द कर दिया और अपने अपने घर वापस चली गईं। इस बीच लोवेल ग्रुप में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई बोर्ड बैठक अभी भी जारी थी। आज की खबर स्क्रीन पर दिखाई गई, जो ल्यूक लोवेल के साथ हुए विश्वासघात के बारे में थी। कॉन्फ्रेंस रूम के प्रवेश द्वार पर एक छोटी बालों वाली, विद्रोही स्वभाव वाली लड़की एक बड़ी कुर्सी पर बैठी थी, जो दरवाजे के सामने खड़ी थी। वह कुर्सी पर पैर क्रॉस करके हाथ मोड़कर बैठी थी और उसकी आंखों से एक दुष्ट और हिंसक आभा निकल रही थी, जो वह उन्हें घूर रही थी। अंडाकार सम्मेलन की मेज पर कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं बैठे थे। वे सभी लोवेल्स के निदेशक थे। प्रत्येक निर्देशक बहुत गंभीर दिख रहे थे, उनके चेहरे पर अवर्णनीय भाव थे। बैठक के बीच में लूना लोवेल और उनके पति बैठे थे, जबकि इसमें शामिल पक्षों में से एक चार्लोट फ्लॉयड मौजूद नहीं थी। लूना लोवेल बहुत चिढ़ी हुई थी। उनका चेहरा खूबसूरती से बनाए गए चेहरे पर गुस्से से ढका हुआ था। अचानक वह खड़ी हो गई। आज थेरामैन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर का दिन होना था। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। कंपनी का नुकसान तुम्हारा भी नुकसान है। क्या तुम पागल हो गए हो? एक निदेशक ने कहा, हम चेयरमैन की वसीयत देखना चाहते हैं। केवल समूह के वास्तविक उत्तराधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज ही प्रभावी होंगे। लूना लोवेल का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वह हंसी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं अपने पिता की बेटी हूं, तो उनके द्वारा कंपनी मुझे सौंपने में क्या गलत है? क्या आप मुझसे सवाल करने की हिम्मत रखते हैं? किसी ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसा है तो आपकी मां ने अपने प्रेमी से ये शब्द क्यों कहे? इस विषय पर लूना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तो बस बेबुनियाद अफवाह थी, जिसे कुछ लोगों ने जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। जो भी इस पर यकीन करता है वह मूर्ख है। मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ये कहकर वह सीट से उठी और अपने पति के साथ दरवाजे की ओर चली गई। लैला लोवेल ने अपनी एक लंबी टांग मोड़कर कुर्सी पर रख दी और हंसते हुए बोली, जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। समाधान हो गया। मीडिया को कोई शर्म नहीं है, और न ही तुम्हें। मैं तुम्हारी बहन हूं, क्या तुम इनकार करने की हिम्मत कर सकते हो? नहीं। तुम क्या चाहती हो? अगर यह सच भी है तो इसका कंपनी से क्या लेना देना? मेरे ससुर ने खुद कहा था कि वे कंपनी लूना को सौंप देंगे, जो कि बिल्कुल सच है। रही बात खबरों की, तो वह पारिवारिक मामला है जिसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। लूना के पति ने बेचैनी से कहा। लैला ने चिढ़कर कहा, तो तुम इसे स्वीकार करते हो, है ना? लूना ने पलटकर जवाब दिया, मैं क्या मान रही हूँ? ये तो बस एक अनुमान है। लैला, खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ और मुसीबत मत खड़ी करो। आज ही तुम्हारे बचकाने व्यवहार की वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान? जैसे? तुम्हारा चेहरा। लैला खड़ी हो गई, लूना से कहीं ज्यादा लंबी कदकाठी के साथ, व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, एकल पलकें, लहसुन जैसी नाक, उभरे हुए कान, तस्क तस्क, बताओ, न तुम्हारी माँ में न मेरे पिता में, तो फिर तुम में ये कैसे हैं? आनुवंशिक उत्परिवर्तन। इन शब्दों के अंत में लूना के चेहरे पर स्पष्ट अपराधबोध दिखाई दिया। एक पल बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब मुझे समझ आ गया।
तुम्हें बस इस बात से जलन हो रही है कि पापा ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, इसलिए तुम मेरी पीठ पीछे मुझे फंसा रही हो। लैला, तुम सच में बचकानी और स्वार्थी हो। कंपनी या परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा, तो कोई आश्चर्य नहीं कि पापा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बिना एक शब्द कहे वह घूम गई और बोर्ड के सदस्यों पर चिल्लाई, चूंकि अब मैं लोवेल्स की अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं नहीं करूंगी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लैला ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे पीछे खींचकर दीवार पर पटकने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो? उसे जाने दो। लूना का पति दौड़कर आया, लेकिन एक कुर्सी से टकराकर वह गिर गया, जिसे लैला ने बड़ी आसानी से दूर धकेल दिया। लैला के मुंह के कोने पर बालों की कुछ लंटें चिपक गईं, जिससे उसकी ठंडी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। सुनो, अगर यह साबित हो गया कि तुम मेरे पिता की बेटी नहीं हो, तो मैं न केवल तुम्हें लोवेल्स परिवार से बाहर निकाल दूंगी, बल्कि कैपिटल से भी बाहर निकाल दूंगी। हालांकि लूना भयभीत थी, लेकिन उसने विरोध जताते हुए कहा, आगे बढ़ो और खुद को मूर्ख बनाओ, देखो किसी को परवाह है या नहीं। जैसे ही स्थिति उबलने के बिंदु पर पहुंची, किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक आवाज ने घोषणा की, नमस्ते, मैं मिस लैला लोवेल द्वारा नियुक्त वकील हूं। हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि मिस लूना लोवेल श्री ल्यूक लोवेल की जैविक बेटी नहीं है। सबके हाव भाव बदल गए। लैला को संदेह हुआ और उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर सूट और चमड़े के जूते पहने एक आदमी हाथ में दस्तावेज लिए अंदर आया और सबको दस्तावेज दिखाने लगा। ये सामग्री सुश्री चार्लोट फ्लॉयड द्वारा मिस लूना लोवेल को जन्म देने से संबंधित है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह श्री ल्यूक लोवेल की जैविक पुत्री नहीं है। वकील के आगमन से वहां तूफान मच गया, जिससे लूना और उसके पति के पास सम्मेलन कक्ष से जल्दी से भागने तथा अपने अगले कदम पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बाद में लैला ने वकील को रोक लिया और उसे संदेह भरी निगाहों से देखते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वकील मुस्कुराया, मिस लोवेल, कृपया मेरे पीछे आइए। लैला सीढ़ियों से नीचे उसके पीछे पीछे गई जब तक कि वे बेंटले कार तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। पिछली सीट पर क्लो कोलिंस ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी खूबसूरत आंखें दिलचस्पी से भरी हुई थीं क्योंकि वे लैला की ओर देख रही थीं।